हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने लेसन 9th कवर किया था एसएसटी में, और इस बीच मैंने आपको इतिहास यानी हिस्ट्री का भी चैप्टर कवर कराया। तो इसलिए आज हम लेसन नंबर 10 ज्योग्राफी का भारत की मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप उम्मीद करती हूँ कि आपने पीछे का जितना भी मैंने वीडियो सेंड किया है, जो भी पढ़ाया आपने उसको कवर कर लिया होगा। कहीं कोई समस्या होगी तो आप उसको पूछिएगा, कैसे कोई क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपने अपने आसपास की मिट्टी देखा है, बिल्कुल आपने देखा होगा अपने आसपास की मिट्टी। यह कहीं कंकड़ पत्थर से युक्त तो कहीं चीनी चिकनी, कहीं भुरभुरी तो कहीं रेतीली या रवेदार होती है। इन्हीं अलग अलग मिट्टियों में विविध प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस प्रकार भारत जैसे विशाल देश में भी भिन्न भांति यानी भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियां और वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए इस पैराग्राफ को समझते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे हमने क्या देखा है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या फिर हमारे जो खेत होते हैं, हमारे घर के जो बाहर के एरिया होते हैं, वहाँ की मिट्टी बहुत अलग अलग होती है। कहीं कंकड़ वाली मिट्टी होती है, तो कोई खेत जो होता है वो बालू वाला होता है, तो कोई खेत जो होता है वो दोमट होता है, कोई अलग चिकनी होती है, किसी की मिट्टी भुरभुरी होती है। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और इन मिट्टियों की विविधता के कारण ही यहाँ पे अनेक अनेक प्रकार की क्या पाई जाती है, वनस्पतियाँ पाई जाती है। ठीक है, जैसे आपका ये जो थार का मरुस्थल साइड में है, मरुस्थल है पाकिस्तान, कहीं पर्वत एरिए हैं, तो यहाँ की जो चट्टानें, यहाँ की जो सैल हैं, मिट्टियाँ हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पे वनस्पतियाँ भी अलग अलग पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं अब मृदा के बारे में। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई पतली परत मिट्टी कहलाती है, जिसको खेती करने के योग्य कहा जाता है, या फिर कुछ फीट 3-4 फीट तक माना जा सकता है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि अब जब आपने देखा होगा कि किसी खेत को ज़्यादा गड्ढा कर दिया जाता है तो उसमें फसल उगाना पॉसिबल नहीं होता है, या फसल अच्छी नहीं होती है। जिस खेत को आपने देखा होगा कि 3 से 4 फीट गड्ढा कर दिया जाता है, तो उस गड्ढे में खेत की जो फसल होती है अच्छी नहीं होती है। तो इसकी जो मृदा की परत होती है, जो हमारे धरातल है, जैसे मान लो आप कि ये है, आप इधर ये ग्लोब बना दिया मैंने, धरातल को, अर्थ को बना दिया, तो इससे मोटे, ज़्यादा मोटे नहीं, बस कुछ कुछ मोटा तक इसी भाग पे खेती करना संभव है। पूरे पे तो कर नहीं सकते, ऊपर वाले एरिया पे खेती करना संभव है, जिस पे हम चलते हैं, खेती करते हैं, जिस पे घर बना के रहते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, इसके बाद नीचे वाले भाग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपको पता है, जिसका नाम है सियाल, सीमा, नीफे, और बीच में सेंटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें महीन धूल कणों के अलावा रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष भी पाए जाते हैं। इसे ह्यूमस कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो मिट्टी होती है उपजाऊ हो जाती है। यह मृदा को अधिक उपजाऊ बनाता है। ह्यूमस, जो कण होते हैं, पत्ते, घास फूस जो होते हैं सड़ जाते हैं, तो मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। भारत में अनेक प्रकार की मृदा पाई जाती है। देखते हैं पहला, जलोढ़ मिट्टी। इसको पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि जलोढ़ क्या होता है। जलोढ़ 2 शब्द से मिलकर बना है, एक जल और एक ओढ़, यानी कि जल के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है, जल के द्वारा किसी पर्टिकुलर एरिया का ऊपर वाला मिट्टी का भाग बहा करके ला दिया जाता है, और वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो वो जितने भी उसकी उपजाऊ मिट्टी होती है, वो बह करके एक जगह इकट्ठा हो जाती है, तो इसलिए वो क्या होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, यह नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए महीन मलबों के जमाव से बनती है। भारत का उत्तरी विशाल मैदान इसी मिट्टी से बना है। यह मैदान जो है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मलबों के जमाव से निर्मित है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में इसका जमाव है। इस मृदा में गेहूं, चावल, गन्ना फसलों की खेती की जाती है। ठीक है, मतलब ये आपको जो दिख रहा है प्रायद्वीप उत्तरी भारत, ये उत्तरी भारत है। यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं, ये अपने साथ क्या करते हैं, मिट्टी मलबा बहा कर लेके आती हैं पहाड़ी इलाके से, और उसको जमा कर देती है जो समतल क्षेत्र होते हैं वहाँ पे, और उसमें जो फसल होती है बहुत ही अच्छी होती है। उसको मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। इसमें चावल, गेहूँ, गन्ना आदि की फसल बहुत ही उन्नत किस्म की होती है। ठीक है, अगली मिट्टी देखते हैं, काली मिट्टी, जिसे हम कपास की मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, यह मृदा भारत में ऐसे भूभाग पर मिलती है जहां प्राचीन काल में लावा जमा हुआ था, यानी कि जहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपकी कोई पहाड़ी एरिया है, जैसे ये हो गया पहाड़ी एरिया, और यहाँ से निकल रहा है बीच में जो धरातल के अंदर गर्म मैग्मा होता है, लावा, वो यहाँ से क्रेटर, यानी कि जो जहाँ से ज्वालामुखी का
उद्घोष होता है, जहाँ से निकलता है उसके मुख को क्रेटर कहते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, धरातल के अंदर का जो गर्म मैग्मा है वो बाहर निकल जाता है और ये फैल जाता है किनारे किनारे जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो। ठीक है, आपने ज्वालामुखी का विस्फोट देखा ही होगा, वीडियोस कहीं या पिक आपकी बुक में होगी। तो इस तरह से विस्फोट हो जाता है और ये सारे जो मलबे होते हैं धरातल के अंदर से वो निकल के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे बाहर आ जाते हैं और ये जम जाते हैं आसपास के किनारे पे। इस तरह से बहुत जनधन की हानि भी होती है, कुछ लाभ होता है, कुछ नुकसान होते हैं। ठीक है, तो ये जब मिट्टी ठंडी हो जाती है तो इससे क्या हो जाता है, इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ये जो खंड सेल खंड निकल के आते हैं बाहर। यह मृदा भारत में ऐसे भूभाग पर मिलती है जहाँ प्राचीन काल से क्या होता है, लावा का जमा हुआ था। लावा की चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी कि जब ये चट्टानों के रूप में पिघला हुआ लावा जब जम जाता है तो वो चट्टान के रूप में हो जाता है। और जब मौसम के क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, मौसम के संपर्क में आता है। ठीक है, जब मौसम के साथ ये संपर्क में आता है उसमें शीत पड़ती है और तापमान यानी कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, इस तरह से वो चट्टानें जब पड़ती हैं उसमें तो वो टूट जाती हैं, टूट करके मिट्टी का निर्माण हो जाता है। इसे कपासी या रेंगुन मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का रंग काला होता है। यह मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, किधर पाई जाती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में, जो नीचे वाले जो भारत का ये वाला एरिया है। इधर पर्वत है, आपको पता होगा, इधर पर्वतीय भाग है और यहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट भी होता है और इस प्रदेश में ही क्या होता है, ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इसमें कपास बहुत ही अच्छा उगता है। इसको कपास की मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती बहुत ही अच्छे पैमाने पे और बढ़िया होती है, उन्नत किस्म की। ठीक है, आगे है आपका लाल पीली मिट्टी या मृदा। इस मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय पठार में पुरानी चट्टानों के टूटने से हुआ है। इनका रंग लाल और पीला होता है। इनका रंग कैसा होता है, लाल और पीला होता है। ठीक है, ऐसी मिट्टी गर्म और सूखे भागों में पाई जाती है, जहाँ गर्म ज़्यादा होता है, जैसे ये रेगिस्तान वाले एरिया, इधर वाले एरिया में गर्मी ज़्यादा होता है तो इस मिट्टी इधर इधर जो होती है वो इस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, उर्वरकों, खाद एवं सिंचाई की मदद से इनमें जो होती है अच्छी फसल उगाई जाती है। किसकी मदद से, खाद और सिंचाई के माध्यम से। ठीक है, आगे देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। यह भारत में यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थानों में पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के पोषक तत्व पानी में घुलकर रिस रिस कर नीचे चले जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी माने ये भारत के किस भाग में पाई जाती है, गर्म भाग में। यह मिट्टी भारत के गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थान पे पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले स्थान पे जो होता है, जो ऊपरी मृदा का भाग होता है वो बारिश के कारण, जब बारिश होता है तो उस पानी के साथ मिल के और धरातल के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और जो पोषक तत्व होते हैं उसका अभाव हो जाता है। जैसे मान लो कि ये ज़मीन है, ये बंजर या फिर खेती जैसी भी अच्छी ज़मीन होगी और जब बारिश होता है तो इसकी जो दरार होती है ना खेतों में दरारें, तो जब बारिश होता है तो ऊपर के जो कण होते हैं, जो उपजाऊ होते हैं, वो उस मिट्टी में घुल करके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, अंदर चले जाते हैं और इससे उस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और ये मिट्टी क्या होती है, कम उपजाऊ, ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो कम उपजाऊ हो जाता है। भारत में यह मिट्टी केरल के मालाबार, पश्चिमी घाट में, छोटा नागपुर पठार और उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। ये आपका उत्तरी और पूर्वी राज्य है, इधर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, काजू आदि की बागाती फसल की जाती है। क्योंकि ये पहाड़ी एरिया की तरह के होते हैं, यहाँ की जो भूमि होती है समतल नहीं होती है और ये जो फसल है चाय, कॉफ़ी, काजू, इनको पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इस मिट्टी पे इस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मरुस्थलीय या शुष्क मृदा क्या होता है। भारत में यह मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के राजस्थान में पश्चिमी भाग और गुजरात के कुछ भागों में इसका विस्तार है। मरुस्थलीय यानी रेगिस्तानी, ये आपका गुजरात है, ये आपका राजस्थान है, तो पूरा राजस्थान में या इसके कुछ भागों में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, यहाँ बारिश बहुत कम होता है, इस वजह से मिट्टी ऐसी पाई जाती है। यह रेतीली और नमकीन होती है, इसमें नमी बहुत कम होता है। यह मिट्टी को सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया जाता है। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई करके पश्चिमी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका पश्चिमी राजस्थान, नीचे वाला एरिया जो है आपका वो इधर वाला पश्चिमी राजस्थान है और यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से गेहूँ की अच्छी फसल का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं पर्वतीय मिट्टी। भारत में इस मृदा का विस्तार पर्वतीय और पहाड़ी भागों में पाया जाता है। ये है आपका पर्वतीय और पहाड़ी भाग इधर और इधर, तो इस भागों में पर्वतीय मिट्टी का जो विस्तार होता है वो अधिक पाया जाता है। यह मृदा ढालों पर
पर्वतों के परत के रूप में होती है। ठीक है, जैसे ये पर्वतीय इलाके हैं तो इसको सीढ़ी नुमा कर करके ढलान पे इसको काट करके वहाँ पे फसल की उगाई जाती है। जबकि पर्वतों की घाटी में मृदा की मोटाई अधिक होती है। मृदा की मोटाई क्या होती है? अधिक होती है। इसी मृदा का पर्वतीय वन पाए जाते हैं। यानी कि जो पर्वत होते हैं इस पर क्या होता है, जैसे ये मान लो कि ये पर्वत हो गए, ये पर्वतीय भाग हो गए, तो आपने देखा होगा कि पर्वतीय भाग में बहुत लंबे लंबे विशाल वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसी मिट्टी पे पाए जाते हैं। तथा कहीं कहीं सीढ़ीदार खेती भी खेतों में खेती की जाती है। जैसे ये मान लो ये एरिया हो गया, तो इसको काट करके और कुछ कुछ फीट तक चौड़ा चौड़ा करके और इसी भाग पे सीढ़ीदार खेती की जाती है। ऊपर से जब बारिश होता है, रेनफॉल होता है, तो सारी जो पानी होता है वो बह जाता है, इसमें लगता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे खेती की जाती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। थोड़ा सा यहाँ कुछ दे रखा है, ये भी देख लेते हैं। मृदा के कटाव एवं उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि जब बारिश में जो मिट्टी होती है पानी के साथ, वर्षा के पानी के साथ बह करके जो दूसरी जगह पे जाके हो जाता है, कट के मिट्टी का कटाव हो जाता है, या नदियों के द्वारा जो मिट्टी काट करके एक जगह से पर्वतों को, चट्टानों को काट करके दूसरी जगह पे लाया जाता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन। मृदा माने मिट्टी, अपरदन माने उसका अपघटन होना, क्षय होना। ठीक है, तो उसको मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन को रोकने और उसके उपजाऊपन को बनाए रखना मृदा संरक्षण कहलाता है। यानी कि जब वो मिट्टी बह करके दूसरी जगह चली जाती है, तो उसके नीचे की जो मिट्टी होती है वो अनुपजाऊ मिट्टी या कम उपजाऊ मिट्टी बच जाती है, तो उसको रोकना, मिट्टी के कटाव को रोकना और उसकी उस जगह की उर्वरक क्षमता को बनाए रखना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। यानी कि मृदा का देखभाल करना, संरक्षण करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। वनस्पति। वनस्पति को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको रिवीजन करिए इसका, और ये वाला भी पेज आप पढ़ डालिएगा, ताकि मैं जब पढ़ाऊँ तो आपको भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चैप्टर बड़ा है इसलिए इसको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो सेंड करने में प्रॉब्लम होती है। इसको आप पूरा पढ़ डालिए। ठीक है, ओके।